एनसीईआरटी सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन कक्षा 6 चैप्टर नंबर 1 इकाई 1। चैप्टर का नाम है विविधता। तो चलिए इसको पढ़ना शुरू करते हैं। अध्याय 1 विविधता की समझ। अपनी कक्षा में चारों तरफ एक नज़र दौड़ाए। क्या कोई ऐसी साथी है जो बिल्कुल आपकी तरह दिखती हो? इस पाठ में आप पढ़ेंगे कि लोग एक दूसरे से कई मामले में भिन्न होते हैं। वे न केवल अलग दिखते हैं बल्कि वे अलग क्षेत्रों से भी आते हैं। उनके धर्म, रहन सहन, खान पान, भाषा, त्यौहार आदि भी भिन्न होते हैं। ये भिन्नताएं हमारे जीवन को कई तरह से रोचक एवं समृद्ध बनाती है। इन भिन्नताओं के कारण ही भारत में विविधता है। विविधता या अनेकता हमारे जीवन को किस तरह बेहतर बनाती है? भारत इतनी विविधताओं वाला देश कैसे बना? क्या सभी तरह की भिन्नताएं विविधता का ही भाग होता है? चलिए कुछ उत्तर पाने के लिए हम इस पाठ को पढ़ते हैं। यहाँ पे 3 चित्र दिया हुआ है, अलग अलग लोगों ने बनाया है, अलग अलग बच्चों ने बनाया है। उसके ऊपर ही हम अब आगे जा रहे हैं पढ़ने के लिए। आपकी उम्र के 3 बच्चों ने ऊपर दिए गए चित्र बनाए हैं। खाली बक्से में आप अपना चित्र बनाएं। क्या आपका चित्र अन्य 3 बच्चों जैसा ही है? हो सकता है कि आपका चित्र इन तीनों से बहुत भिन्न हो, जैसे कि ये तीनों चित्र भी आपस में एक दूसरे से नहीं मिलते हैं। ऐसा इसीलिए कि हम सबका चित्रकारी करने का अपना अपना एक तरीका होता है। जिस तरह हमारे चित्रकारी में भिन्नता है, उसी प्रकार हमारे रंग रूप, खान पान आदि में भी भिन्नता है। अपनी अध्यापिका की सहायता से यह पता कीजिए कि आप में से कितनी साथियों के जवाब एक जैसे हैं। 3 यहाँ पे कुछ फिलिंग इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, जहाँ पे आपसे बोला गया है कि अपने बारे में निम्नलिखित जानकारी दीजिए। जैसे कि बाहर जाते समय मैं डैश पहनना पसंद करती हूँ या करता हूँ। दूसरा, मैं घर में डैश में बात करता हूँ, यानी कि भाषा की बात चल रही है। तीसरा, मेरा पसंदीदा खेल डैश है, मुझे डैश के बारे में किताबें पढ़ना पसंद है। तो इसी को भरने की बात यहाँ पे कर रही है। क्या कक्षा में कोई ऐसी साथी भी है जिसकी सूची आपकी सूची से हूबहू मिलती है? शायद नहीं हो। हालांकि ऐसा होगा कि कई साथियों के कुछ जवाब आपके जवाबों से मिलते जुलते होंगे। कितने साथियों को आपके जैसे किताब पढ़ना पसंद है? क्वेश्चन मार्क। आपकी कक्षा में विद्यार्थी कुल मिलाकर कितनी भाषाएं बोलते हैं? क्वेश्चन मार्क। इनसे अब तक आपको यह अंदाज़ा हो गया होगा कि कई मामलों में आप अपनी साथियों की तरह हैं और कई मामलों में आप उनसे बिल्कुल अलग हैं। दोस्ती करना। क्या ऐसे इंसान से दोस्ती करना आपके लिए आसान होगा जो आपसे कुछ भिन्न है? नीचे दी गई कहानी पढ़ें और इस बारे में सोचें। मैं इसे एक मजाक की तरह लिया। मजाक जो कि फटे पुराने कपड़े पहने उस छोटे से लड़के ने किया था, जो जनपद के भीड़ भाड़ वाले चौराहे की लाल बत्ती पर अखबार बेचता था। मैं जब भी वहाँ से साइकिल से गुजरता, वह अंग्रेजी का अखबार हाथ में लहराते हुए मेरे पीछे भागता और उस दिन की सुर्खियाँ को हिंदी अंग्रेजी के मिले जुले शब्द को मैं चिल्ला चिल्ला कर सुनाता रहता। इस बार मैं पटरी के सहारे रुका और मैंने उसे हिंदी का अखबार मांगा। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसने पूछा, मतलब आपको हिंदी आती है? बिल्कुल, मैं अखबार के पैसे देते हुए कहा। क्यों? तुमने क्या सोचा? वह रुका, पर आप लगते तो बड़े अंग्रेज हैं। वह बोला, मतलब कि आप हिंदी भी पढ़ सकते हैं? हाँ, बिल्कुल पढ़ सकता हूँ। इस बार मैं थोड़ा अधीर होते हुए बोला, मैं हिंदी बोल सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ और लिख भी सकता हूँ। मैंने स्कूल में दूसरे सब्जेक्ट यानी कि विषय के साथ साथ हिंदी भी पढ़ी है। सब्जेक्ट। उसने पूछा, अब जो कभी स्कूल नहीं गया उसको मैं क्या समझाता कि सब्जेक्ट क्या होता है? वह कुछ होता है। मैंने शुरू किया ही था कि बत्ती हरी हो गई और मेरे पीछे गाड़ियों की हॉर्न का शोर 100 गुना बढ़ गया। मैंने भी
अपने आप को ट्रैफिक के साथ आगे बढ़ने दिया। अगले दिन वह फिर से वहाँ पर था। वह मुस्कुरा रहा था और मेरी तरफ हिंदी का अखबार बढ़ाते हुए उसने कहा, भैया आपका अखबार, अब बताइए ये सब्जेक्ट क्या चीज़ है। अंग्रेजी का शब्द उसकी जबां पर अजीब लग रहा था। ऐसा लगा मानो अंग्रेजी ने सब्जेक्ट्स का जो दूसरा अर्थ है प्रजा, उस अर्थ में वह उसका प्रयोग कर रहा है। ओह, यह कुछ पढ़ाई लिखाई से संबंधित है, मैंने कहा। उसके बाद चूँकि बत्ती लाल हो गई थी सो मैं पूछा, तुम कभी स्कूल गए हो? कभी नहीं, उसने जवाब दिया। फिर बात बढ़ाते हुए उसने गर्व से कहा, मैं जब इतना ऊंचा था तभी से मैं काम करना शुरू कर दिया था। उसने मेरी साइकिल की गद्दी के बराबर अपने आप को नापा। पहले मेरी माँ मेरे साथ आती थी, लेकिन अब मैं अकेले ही कर लेता हूँ। अभी तुम्हारी माँ कहाँ है? मैंने पूछा, पर तब तक बत्ती हरी हो गई और मैं चल पड़ा। मैंने उसे अपने पीछे कहीं से चिल्लाते हुए सुना, वह मेरठ में है, और उसके साथ बाकी ट्रैफिक के शोरगुल में डूब गया। मेरा नाम समीर है, उसने अगले दिन कहा और बड़े शर्माते हुए मेरा नाम पूछा। आपका नाम? यह तो बड़े आश्चर्य की बात थी। मेरी साइकिल डगमगाई। मेरा नाम भी समीर है, मैंने बताया। क्या? उसकी आंखें एकदम से चमक उठी। हाँ, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हें पता है समीर का अर्थ? हवा, पवन, पवन पुत्र कौन है जानते हो? जानते हो ना, हनुमान। तो अब से आप समीर 1 और मैं समीर 2, उसने खूब खुश होते हुए कहा। हाँ ठीक है, मैंने जवाब दिया और अपना हाथ आगे बढ़ाया। हाथ मिलाओ समीर 2। उसका छोटा सा हाथ मेरे हाथ में एक नन्ही चिड़िए की तरह समा गया। मैं साइकिल चलाकर आगे बढ़ चुका था, पर उसके हाथ की गर्माहट अब तक महसूस कर रहा था। अगले दिन उसके चेहरे पर उसकी चिरपरिचित मुस्कान नहीं थी। मेरठ में बड़ी गड़बड़ हो गई है, उसने कहा। वहाँ दंगे में बहुत लोग मारे गए हैं। मैंने मुख्य अखबार की सुर्खियों की तरफ देखा। बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था सांप्रदायिक दंगे। लेकिन समीर, मैं शुरू किया ही था, मैं मुसलमान समीर हूँ, वह बोल पड़ा। और मेरे सभी लोग मेरठ में हैं। उसकी आंखें भर आई। जब मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा, उसने नज़र ऊपर नहीं उठाई। यहाँ पे एक तालिका दी हुई है, समीर 1 और समीर 2 में कोई 3 अंतर लिखिए। क्या ये अंतर उन्हें दोस्ती करने से रोक पाए? अगले दिन वह चौराहे पर नहीं था, न उसके अगले दिन वह दिखा और न ही आगे फिर कभी। अंग्रेजी या हिंदी का कोई अखबार मुझे नहीं बता सका कि मेरा समीर 2 आखिर कहाँ गया। यह समीर 1 को अंग्रेजी ज़्यादा अच्छी आती है, वहीं समीर 2 को हिंदी बोलता है। हालांकि दोनों की भाषाएं अलग है, फिर भी दोनों एक दूसरे से बात कर पाए। उन्होंने इसके लिए प्रयास किया क्योंकि उनके लिए बात करना महत्वपूर्ण था। समीर 1 और समीर 2 की धर्म व सांस्कृतिक पृष्ठभूमि भी अलग है। जहाँ समीर 1 हिंदू है, वहीं समीर 2 मुसलमान है। दोनों में दोस्ती हुई क्योंकि दोनों दोस्ती करना चाहते थे। खान पान, पहनावा, धर्म, भाषा आदि की ये विविधताओं के पहलू हैं। अपनी विविध धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के अलावा समीर 1 और समीर 2 कई अन्य मामले में भी एक दूसरे से अलग। एक तालिका दी हुई है, उन त्योहारों की सूची बनाइए जो हो सकता है कि समीर 1 और समीर 2 मनाते हो। समीर 1 के लिए, समीर 2 के लिए। क्या आप ऐसी किसी परिस्थिति के बारे में सोच सकती हैं जब आपने ऐसे उससे दोस्ती की जो आपसे बहुत अलग हो? उसका वर्णन एक कहानी के रूप में कीजिए। फिर से चलते हैं वापस जहाँ पे हमने ख़त्म किया था कि 2 कई अन्य मामलों में एक दूसरे से अलग थे। उदाहरण के लिए समीर ने स्कूल में पढ़ाई की थी, जबकि समीर 2 अखबार बेचता था। समीर 2 को स्कूल जाने का मौका मिला ही नहीं। अपने संबंध अपने इलाके में ऐसे कई लोगों को देखा होगा जो गरीब हैं और उनकी भोजन, घर और कपड़े की ज़रूरतें भी पूरी नहीं हो पाती। यह फ़र्क उस फ़र्क के
से अलग है, जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा। यह विविधता का रूप नहीं है बल्कि गैर बराबरी का रूप है। गैर बराबरी का मतलब है कि कुछ लोगों के पास न अवसर हैं और न ही ज़मीन या पैसे जैसे संसाधन जो दूसरे के पास हैं। इसीलिए गरीब की अमीर विविधता का रूप नहीं है। गरीबी और अमीरी विविधता का रूप नहीं है। यह लोगों के बीच मौजूद असमानता यानी कि गैर बराबरी है। जाति व्यवस्था असमानता का एक और उदाहरण है। इस व्यवस्था में समाज को अलग अलग समूह में बांटा गया है। इस बंटवारे का आधार था कि लोग किस किस तरह का काम करते हैं। लोग जिस जाति में पैदा होते थे उसे बदल नहीं सकते थे। उदाहरण के लिए समीर 2 स्कूल क्यों नहीं जाता था? आपकी राय में अगर वह स्कूल जाना चाहता तो क्या जा पाता? क्या यह सही है कि कुछ बच्चे स्कूल जा पाते हैं और कुछ नहीं जा पाते हैं? चर्चा कीजिए। वापस चलते हैं। अगर आप कुम्हार के घर में पैदा हो गई तो आपकी जाति कुम्हार ही होती और आप बस वही बन सकती थी। कोई व्यक्ति जाति से जुड़ा अपना पेशा भी नहीं बदल सकता था। इसीलिए उस ज्ञान के अलावा किसी अन्य ज्ञान को हासिल करना जरूरी नहीं समझा जाता था। इसके गैर बराबरी पैदा हुई। आप इस बारे में अगले पाठों में पढ़ेंगे। विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध बनाती है। जैसे समीर 1 और समीर 2 दोस्त बने, ठीक वैसे ही आपकी भी सहेलियां होंगी जो आपसे बहुत अलग होंगी। आपने शायद उसके घर में अलग तरह का खाना खाया हो, उसके साथ अलग त्यौहार मनाए होंगे, उनके कपड़े पहनकर देखे होंगे और थोड़ी बहुत उनकी भाषा भी सीखी होगी। आपको शायद तरह तरह के जानवरों, रानियों, साहसिक घटनाओं या भूतों की कहानी पसंद होंगी। संभव है कि आपको खुद कहानी बनाना भी पसंद होगा। एक अच्छी कहानी पढ़ने से हमेशा खुशी मिलती है। उसको पढ़कर और ज़्यादा कहानियाँ बनाने के लिए नए नए विचार मिलते हैं। जो लोग कहानियाँ लिखते हैं वे विभिन्न स्रोत, किताब, वास्तविक जीवन और कल्पना से प्रेरणा लेते हैं। कुछ लोग जंगल में जानवरों के नज़दीक रहे और उन्हें जानवरों की दोस्ती व लड़कियों के बारे में कहानियाँ लिखी। जानवरों की दोस्ती और जानवरों की लड़ाइयों के बारे में कहानी लिखी, माफ़ कीजिएगा। कुछ अन्य लोग ने राजा रानियों की वृत्ति पढ़कर प्यार और सम्मान के किस्से लिखे। कुछ ने अपने बचपन की यादों में गोते लगाते स्कूल और दोस्तों की मधुर यादों से मिलाकर कुछ साहस की कहानियाँ लिखी। कल्पना कीजिए कि जिसकी कहानियाँ आपने सुनी या पढ़ी उन सभी कहानीकार को या कहानी सुनाने वालों को ऐसी जगह पर रहना पड़े जहाँ लोग केवल 2 ही रंग के कपड़े पहनते हो, लाल एवं सफ़ेद। एक तरह का खाना खाता हो, शायद आलू। समान रूप से केवल 2 पशु पक्षी को पालते हो, उदाहरण के लिए हिरन और कौवा, और केवल सांप सीढ़ी खेल से अपना मनोरंजन करते हो। ऐसी जगह रहकर वे वैसी कहानी या कैसी कहानी लिख पाएंगे? भारत में विविधता। भारत विविधताओं का देश है। हम भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते हैं, विभिन्न प्रकार का खाना खाते हैं, अलग अलग त्यौहार मनाते हैं और भिन्न भिन्न धर्मों का पालन करते हैं। लेकिन गहराई से सोचे तो वास्तव में हम एक ही हैं। गहराई से सोचने पे देखते हैं कि हम वास्तव में एक ही हैं, एक ही तरह के चीज़ करते हैं, केवल हमारे करने के तरीके अलग हैं। हम विविधताओं को कैसे समझें? करीब 200-225 वर्ष पहले जब रेल, हवाई जहाज़, बस और कार हमारे जीवन का हिस्सा नहीं थे, तब भी लोग संसार से एक भाग से दूसरे भाग में यात्रा करते थे। वे पानी के जहाज़ में घोड़े या ऊँट पर बैठकर जाते या फिर पैदल चलकर। अक्सर ये यात्राएं खेती और बसने के लिए नई ज़मीन की तलाश में या फिर व्यापार के लिए की जाती थी। चूँकि यात्रा में बहुत समय लगता था, इसलिए लोग नई जगह पर अक्सर काफ़ी लंबे समय तक ठहर जाते थे। इसके अलावा सूखे और अकाल के कारण भी कई बार लोग अपना घर बार छोड़ देते थे। उन्हें जब पेट पर खाना तक नहीं मिलता तो वे नई
नई जगह जाकर बस जाते थे। कुछ लोग काम की तलाश में और कुछ युद्ध के कारण घर छोड़ देते थे। लोग जब नई जगह में बसना शुरू करते थे तो उनके रहन सहन में थोड़ा बदलाव आ जाता था। कुछ लोग वे नई जगह की अपना लेते थे और कुछ चीज़ों में पुराने ढंग से ही चलते रहते थे। इस तरह उनकी भाषा, भोजन, संगीत, धर्म आदि में नई और पुराने मिश्रण हो जाता था। उनकी संस्कृति और नई जगह की संस्कृति में आदान प्रदान होता और धीरे धीरे एक मिश्रित यानी मिलीजुली संस्कृति उभरती। अगर अलग अलग क्षेत्र का इतिहास देखें तो हमें पता चलेगा कि हम किस तरह विभिन्न सांस्कृतिक प्रभावों ने वहाँ के जीवन और संस्कृति को आकार देने का योगदान किया। इस तरह से कई क्षेत्र अपने विशिष्ट इतिहास के कारण विविधता संपन्न हो जाते थे। ठीक उसी प्रकार लोग अलग अलग तरह की भौगोलिक स्थिति से किस प्रकार सामंजस्य बैठाते हैं, उससे भी विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए समुंदर के पास रहने वाले में और पहाड़ी इलाका में रहने वाले में बड़ा फ़र्क है। न केवल वहाँ के लोग के कपड़ों और खान पान की आदत में फ़र्क होगी, बल्कि जिस तरह का काम वे करेंगे वे भी अलग होंगे। शहर में अक्सर लोग यह भूल जाते हैं कि उनकी जीवन उनके भौतिक वातावरण से किस तरह की गहराई से जुड़ा हुआ है। ऐसा इसीलिए कि शहर में लोग विरले ही अपनी सब्जी या अनाज उगाते हैं। वे इन चीज़ों के लिए बाज़ार पर ही निर्भर होते हैं। आइए भारत के दो भाग लद्दाख और केरला के उदाहरण के जरिए यह समझने की कोशिश करें कि किस क्षेत्र की विविधता पर ऐसे ऐतिहासिक और भौतिक कारकों का क्या असर पड़ा है। शुरू करते हैं। एटलस में भारत का नक्शा देखिए और उससे ढूंढिए कि ये दोनों क्षेत्र लद्दाख तथा केरल कहाँ हैं। इन दोनों क्षेत्रों की भौगोलिक स्थिति वहाँ के भोजन, कपड़े, व्यवसाय, पेशों को कैसे प्रभावित करती है, उनकी सूची बनाइए। लद्दाख से शुरू करते हैं। लद्दाख जम्मू कश्मीर के पूर्व में पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तान इलाका है। यहाँ बहुत ही कम खेती संभव है क्योंकि इस क्षेत्र में बारिश बिल्कुल नहीं होती और यहाँ इलाका हर वर्ष काफ़ी लंबे समय तक बर्फ़ से ढका रहता है। इस क्षेत्र में बहुत ही कम पेड़ उग पाते हैं। पीने के पानी के लिए लोग गर्मी के महीनों में पिघलने वाली बर्फ़ पर निर्भर करते हैं। यहाँ के लोग एक ख़ास किस्म की बकरी पालते हैं जिससे पश्मीन ऊन मिलता है। यह ऊन कीमती है, इसीलिए पश्मीन साल बड़ी महंगी होती है। लद्दाख के लोग बड़ी सावधानी से इन ऊन को इकट्ठा करके कश्मीर के व्यापारी को बेच देते हैं। मुख्यतः कश्मीर में ही पश्मीन सालें बुनी जाती है। यहाँ के लोग दूध से बने पदार्थ जैसे मक्खन, चीज़, खास तरह का छेना, एक मांस खाते हैं। हर एक परिवार के पास कुछ गाय, बकरी और याक होती हैं। रेगिस्तान होने का यह मतलब नहीं कि व्यापारी वहां आने के लिए आकर्षित नहीं होते। लद्दाख तो व्यापार के लिए एक अच्छा रास्ता माना गया क्योंकि यहाँ कई घाटियाँ हैं जिससे गुजरकर मध्य एशिया के काफ़िले इस इलाके में पहुँचे थे जिसे आज तिब्बत कहते हैं। ये काफ़िले अपने साथ मसाले, कच्चा रेशम, दरियाएँ आदि लेकर चले थे। लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा। लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं। करीब 400 साल पहले यहाँ पर लोगों का इस्लाम धर्म से परिचय हुआ और अब यहाँ अच्छी खासी संख्या में मुसलमान रहते हैं। लद्दाख में गानों और कविताओं का बहुत ही समृद्ध मौखिक संग्रह है। तिब्बत का ग्रंथ केसर सागा लद्दाख में काफ़ी प्रचलित है। उसके स्थानीय रूप को मुसलमान और बौद्ध दोनों ही लोग गाते हैं, उस पर नाटक खेलते हैं। केरल के बारे में पढ़ते हैं। केरल भारत के दक्षिणी पश्चिम कोने में बसा हुआ राज्य है। यह एक
तरफ समुद्र से घिरा हुआ है और दूसरी तरफ पहाड़ियों से। इन पहाड़ियों पर विभिन्न प्रकार के मसाले जैसे कि काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि उगाए जाते हैं। इन मामलों के कारण यह क्षेत्र व्यापारी के लिए बहुत ही आकर्षक बना। सबसे पहले अरबी एवं यहूदी व्यापारी केरल आए। ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए। भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय उन्हें ही जाता है। अरब से कई व्यापारी यहाँ आकर बस गए। इब्न बतूता ने तो करीब 700 साल पहले यहाँ आए। अपने यात्रा वृत्तांत में मुसलमानों के जीवन का विवरण देते हुए लिखा है कि मुसलमान समुदाय की यहाँ बड़ी इज्जत थी। वास्को डी गामा पानी के जहाज़ से यहाँ पहुँचे तो पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत तक का समुद्री रास्ता बना। इन सभी ऐतिहासिक प्रभावों के कारण केरल के लोग विभिन्न धर्म का पालन करते हैं, जिनमें यहूदी, इस्लाम, ईसाई, हिंदू एवं बौद्ध धर्म शामिल है। चीन के व्यापारी भी केरल आए। यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए जो जाल इस्तेमाल किए जाते हैं वे चीनी जाल से हूबहू मिलती है और उन्हें चीना वाला कहते हैं। तलने के लिए लोग जो बर्तन इस्तेमाल करते हैं उसे चीनी मिट्टी कहते हैं। इसमें चीन शब्द इस बात की ओर इशारा करता है कि उसकी उत्पत्ति कहाँ हुई होगी। केरल की उपज जमीन और जलवायु चावल की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है और वहाँ के अधिकतर लोग मछली, सब्जी और चावल खाते हैं। जहाँ केरल और लद्दाख की भौतिक स्थितियाँ एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, वहीं यह भी देखते हैं कि दोनों क्षेत्र में इतिहास में एक ही प्रकार के सांस्कृतिक प्रभाव है। दोनों ही क्षेत्र को चीन और अरब से आने वाले व्यापारी ने प्रारंभिक प्रभावित किया। जहां केरल की भौगोलिक स्थिति न मसालों की खेती संभव बनाई, वहीं लद्दाख की विशेष भौगोलिक स्थिति और ऊन ने व्यापारियों को अपनी ओर खींचा। इस तरह पता चला कि किसी भी क्षेत्र के सांस्कृतिक जीवन का उसके ऐतिहासिक और भौगोलिक से प्रायः गहरा रिश्ता होता है। विविध संस्कृति का प्रभाव केवल बीते हुए कल की बात नहीं है। हमारे वर्तमान जीवन का आधार ही काम के लिए एक जगह से दूसरे जगह जाना है। हर एक कदम के साथ हमारे संस्कृति, रीति रिवाज और जीने का तरीका धीरे धीरे उस नए क्षेत्र का हिस्सा बन जाते हैं जहां हम पहुंचते हैं। ठीक इसी तरह अपने पड़ोस में हम अलग अलग समुदाय के लोगों के साथ रहते हैं। उनके अपने रोज़मर्राओं के जीवन में हम मिलजुल कर काम करते हैं और एक दूसरे के रीति रिवाज और परंपराओं में घुल मिल जाते हैं। विविधता में एकता। भारत की विविधता या अनेकता को उसकी एकता का स्रोत माना जाता है, उसकी ताकत का भी स्रोत माना जाता है। जब अंग्रेज़ों का भारत पर राज था, विभिन्न धर्म, भाषा और क्षेत्र की महिलाओं और पुरुष ने अंग्रेज़ों के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ी। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अलग अलग परिवेश के लोग शामिल थे। उन्होंने एकजुट होकर आंदोलन किया, इकट्ठे जेल गए और अंग्रेज़ का अलग अलग तरीके से विरोध किया। अंग्रेज़ों ने सोचा था कि वे भारत के लोगों में फूट डाल सकते हैं क्योंकि उनके काफ़ी विविधताएं हैं और इस तरह उनका राज चलता रहेगा। मगर लोगों ने दिखा दिया कि वे एक दूसरे से चाहे कितने भी भिन्न हो, अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ी जाने वाली लड़ाई में वे सब एक थे। कुछ गीत यहाँ पे दिया हुआ है, उसके आगे पढ़ते हैं। यह गीत अमृतसर में हुए जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गाया जाता था। इस हत्याकांड में एक ब्रिटिश जनरल ने उन शांतिप्रिय निहत्थे लोगों पर खुलेआम गोलियां चलवा दी थी जो बाग में इकट्ठे होकर सभा कर रहे थे। महिला, पुरुष, हिंदू, मुसलमान एवं सिख कितने सारे लोग थे जो अंग्रेज की पक्षातपूर्ण नीति का विरोध करने के लिए जमा हुए थे। उसमें से बहुत लोग
की जान गई और उससे भी ज़्यादा घायल हुए। यह गीत उन शहीदों की याद में गाया गया था। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उभरते गीत और चिह्न विविधता के प्रति हमारा विश्वास बनाए रखते हैं। क्या आप भारतीय झंडे की कहानी जानती हैं? स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ही भारत के झंडे की परिकल्पना की गई। इस झंडे को सारे भारत में लोगों ने अंग्रेज के खिलाफ इस्तेमाल किया था। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब भारत की खोज में लिखा कि भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज़ नहीं है, बल्कि यह बहुत ही गहरी है, जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। इससे विविधता को पहचान और प्रोत्साहित किया जाता है। यह नेहरू ही थे जिन्होंने भारत की विविधता का वर्णन करते हुए अनेकता में एकता का विचार दिया। तो ये चैप्टर हमारा यहाँ ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग चैप्टर 2 पढ़ेंगे। मैं जानता हूँ इसमें कई जगह गलतियाँ हुई है, मैंने एक शब्द को 2 बार बोला है, पर जैसे ही अब हम 3-4 और लेक्चर डालेंगे तो ये बोलने की प्रैक्टिस हो जाएगी। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये पसंद आएगा। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि आपका एक लाइक, आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत मोटिवेट करेगा नए लेक्चर्स और डालने के लिए। बाय बाय।